नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुंबई में भारतीय क्रिकेट टीम की आज विक्ट्री परेड हुई। यह परेड नरीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक गई। विक्ट्री परेड को देखने के लिए फैंस का सैलाब उमड़ा। मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक लोग भारी संख्या में मौजूद दिखे। लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ी और चैंपियन टीम को देखने के लिए जुटे दिखे। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, क्योंकि भीड़ केवल भीड़ नहीं बल्कि भयंकर भीड़ दिखी। कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को अचानक ही मजदूरों के बीच पहुंच गए और उनकी समस्याएं सुनी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी राजधानी दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचे थे। यहां उन्होंने लेबर चौक और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मजदूरों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दिख रहा है कि राहुल गांधी कुछ मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर बात कर रहे हैं। लोग उनको चारों ओर से घेर कर बैठे हुए हैं और राहुल गांधी उनसे उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। कुछ तस्वीरों में राहुल गांधी मजदूरों के साथ काम करते भी नजर आए, तो वो सीमेंट मिलाकर चिनाई करते हुए दिखाई देते हैं। बता दें, बीते साल जून 2023 में उन्होंने दिल्ली के ही करोल बाग स्थित एक गैराज में मोटर मैकेनिकों से मुलाकात की थी। वो करोल बाग के साइकिल मार्केट पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ मार्केट के वर्कर्स और साइकिल व्यापारियों से बातचीत की थी और बाइक मैकेनिक्स के साथ बातचीत करते हुए बाइक ठीक करनी सीखी थी। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ गुजरात का दौरा करने वाले हैं। हाल ही में संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सदन में पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हराएगी। राहुल गांधी का ये गुजरात दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि संसद में हिंदू धर्म पर बीजेपी को घेरने के बाद गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगे की रणनीति बना सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 150 से अधिक वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है और चिंता जाहिर की है। उनका ये भी कहना है कि जज ईडी और सीबीआई के मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले विभिन्न वकील अपनी चिंताओं और शिकायतों के साथ उनके पास पहुंचे हैं। ट्रायल कोर्ट के आदेश के अपलोड होने से पहले ही ईडी के कहने पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा कुछ कभी देखा नहीं गया और इससे कानूनी बिरादरी के मन में गहरी चिंताएं पैदा हो गई हैं। अग्निवीर के शहीदों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। अब पंजाब के शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार ने साफ किया है कि उन्हें 98 लाख रुपए तो मिल चुके हैं, लेकिन मुआवजे की रकम अजय कुमार की जगह नहीं ले सकती। शहीद अजय के पिता ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की भी मांग की और कहा कि हमें पेंशन कैंटीन कार्ड भी मिलना चाहिए। उनकी बहन ने कहा कि सरकार ने हमें पैसा दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इस योजना को बंद कर दें। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने अजय कुमार के पिता का एक वीडियो ट्वीट किया था। इसमें वो कह रहे थे कि उन्हें एक पैसा नहीं मिला है। राजनाथ जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ पैसा मिल गया है, लेकिन हमें ना कोई मैसेज आया है और ना कोई पैसा। लेकिन आज उनका ये बयान आया है। हालांकि अब उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के साथ बातचीत का वीडियो पुराना है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि अग्निवीर के पिता ने राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोला है और इसके लिए माफी की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सैनिक विभाग के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी और विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद में अग्निवीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलत और आधी अधूरी जानकारी दी है। 13 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं और जो अग्निवीर सेवारत हैं, ये उनका मामला है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन देश की सुरक्षा को ही दांव पर इस सरकार ने लगा दिया है और गलत बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर के शहीद जवानों को 1 करोड़ दिया जाता है, लेकिन ये अधूरा सच है। उन्होंने ये भी बताया कि अग्निवीर के शहीदों को 1 करोड़ और रेगुलर को 2 करोड़ से अधिक मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को 48 लाख इंश्योरेंस मिलता है, जबकि रेगुलर शहीद सैनिकों को 75 लाख मिलता है। राजनाथ सिंह ने ये नहीं बताया है हम भेदभाव के खिलाफ। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। अगले 10 साल में हमारी सेना केवल 8 लाख रह जाएगी और उसमें 6 लाख अग्निवीर होंगे और रेगुलर केवल 2 लाख होंगे। देश की सुरक्षा दांव पर लगाई जा रही है। राजस्थान में 6 महीने की भजनलाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और मीणा जाति के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली के खिलाफ बगावत भी कहा जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही ने सत्य हिंदी के लेख में कहा है कि बाबा किरोड़ी लाल का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने मंजूर नहीं किया है।
लेकिन बाबा के नजदीकी सूत्रों ने कहा है कि अब चाहे जितनी भी मान मनोबल की कोशिश हो, मीणा मानने वाले नहीं हैं। पिछले दिनों वो 2 दिन दिल्ली में थे, लेकिन पता चला है कि महामंत्री स्तर के नेता भी मुलाकात का समय नहीं दे पाए। इससे भी वो खिन्न हैं। तो दिल्ली में बात बनी नहीं और जयपुर आते ही बाबा ने खुद ही एक टीवी चैनल से कह दिया कि उन्होंने 7 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लिहाजा वो भजनलाल मंत्रिमंडल की बैठक में शरीक नहीं हुए। सवाल उठता है कि जब 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव अगले 2-3 महीनों में होने की संभावना है, तो बाबा का इस्तीफा क्या बीजेपी आलाकमान को मुश्किल में डालने वाला है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि डॉक्टर मीणा घर में बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। अब जब मंत्री पद का प्रोटोकॉल भी नहीं है, तो धरना प्रदर्शन करने के लिए आजाद हैं, जैसा कि वो अशोक गहलोत सरकार के समय किया करते थे। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि वो दौसा लोकसभा सीट में उम्मीदवार के चयन से लेकर कार्यकर्ताओं की खिन्नता से दुखी थे। इसके अलावा उन्हें कम महत्व का मंत्रालय मिलने का भी गलाल था। खासतौर से ये देखते हुए उनसे जूनियर विधायकों को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक बनाया गया और कुछ अन्य जूनियर विधायकों को ज्यादा बड़े मंत्रालय दिए गए। गौरतलब है कि जब उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया था, तब भी उन्होंने तंज कसा था कि 20 साल पहले पहली बार मंत्री बनने पर भी कृषि और 20 साल बाद भी वही कृषि मंत्रालय। इस पर तुर्रा ये कि उनके मंत्रालय से कृषि विपणन विभाग और पंचायती राज विभाग को काट दिया गया, यानी वरिष्ठ मीणा नेता के सियासी पर कतरे गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले ली है। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। बुधवार को चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। अंबानी फैमिली में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न शुरू हो चुका है। इस बीच एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कुछ देर बाद 10 जनपद स्थित आवास से रवाना हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर पहुंचे थे। बता दें, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में हुई भगदड़ के सिलसिले में गुरुवार को सत्संग के 6 आयोजकों को गिरफ्तार किया। मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की बात कही गई। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज और जांच जारी की है, लेकिन मामले में नारायण साकार विश्व हरि या भोले बाबा का नाम नहीं लिया गया है। हाथरस के सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को खत्म कर दिया है। कई लोगों की इलाज न मिलने पर मौत हो गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी और प्रशासन समय समय पर तैयारी करते हैं कि भीड़ हो जाए तो भीड़ का प्रबंधन कैसे किया जाए, इमरजेंसी में क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए। स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। समाजवादी पार्टी इस बात को बार बार उठाती रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं खत्म की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक भी अस्पताल बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं बनाया जहां गरीब का इलाज हो सके। समय समय पर इलाज न मिलने पर कई लोगों की जान चली गई। बता दें, सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस का दौरा करेंगे। वो यहां भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, राहुल गांधी जल्द हाथरस जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव 4-4 दिन अपने तमाम विधायकों के साथ मेरे यहाँ कैंप नहीं करते तो राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री होते। अपने पुराने दल आरजेडी के साथ बने हुए मतभेद के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। देश का तो नाच ही हो गया है। अहंकार और घमंड के चलते 20-20 सीट पर हम हार गए, सिर्फ 9 सीट आई हैं। आप उठाकर देख लीजिए, शहाबुद्दीन जी की पत्नी और दूसरे उम्मीदवार क्यों हारे। कहते थे इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दोगे तो एनडीए को दे दो, लेकिन पप्पू यादव को नहीं देना, यही कहा था ना। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता की शिकार पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने और ये रकम आरोपी अधिकारी से वसूले जाने का निर्देश दिया। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस आनंद सेन ने कहा कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया और प्रताड़ित किया गया, जिससे भुगतान के 2 महीने के भीतर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से वसूली करना अनिवार्य हो गया। संसद में भाजपा का कई नाजुक मौकों पर साथ देने वाली बीजेडी भी बुधवार को खुलकर बीजेपी के विरोध में आ गई। बुधवार को उसने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान बाकी विपक्षी दलों के साथ वॉकआउट किया। हालांकि वाईएसआरसीपी अभी बीजेपी के समर्थन में है और विपक्ष के व्यवहार की निंदा कर रही है।
बीजेडी और वाईएसआरसीपी विपक्ष में होने के बावजूद अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों की राहें जुदा हैं। विपक्ष द्वारा मणिपुर संकट को लेकर एनडीए सरकार पर लगातार अटैक के बीच पीएम मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि उनकी सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर हैरानी जताई कि मणिपुर सेंट्रल जेल में एक विचाराधीन कैदी को सिर्फ इसलिए मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय से है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जजल भुइयां की अवकाश पीठ ने मणिपुर सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, माफ करें वकील, हमें राज्य पर भरोसा नहीं है। आरोपी को अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय से है। दुखद, हम उसकी अब जांच करने का निर्देश देते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ गंभीर है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यूपी के कानपुर में हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमों में वांछित 25,000 के इनामी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे छुड़ाने के लिए भाजपा विधायक अभिजीत सिंह संघा सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए युवक को छोड़ने की मांग की। उन्होंने दारोगा पर घूस मांगने, झूठे आरोपों में फंसाने और आरोपी को कॉल कर बुरी तरह मारने का आरोप लगाया। इस मामले की सूचना मिलते ही पहले एसीपी और फिर डीसीपी मौके पर पहुंचे और घंटों विधायक से बातचीत हुई। बीच बीच में कहासुनी हुई, लेकिन आखिर में आरोपी को जेल भेज दिया गया। विधायक ने आरोप लगाया कि जिसको पुलिस ने आरोपी बनाया है उसके भाई की हत्या हुई थी। पुलिस उस पर दबाव डालने के झूठे केस लगा रही है। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 10 प्रमुख शहरों में रोजाना 7% मौतें खराब आबो हवा से हो रही हैं। इन शहरों में हवा की गुणवत्ता PM 2.5 है, जो वायु प्रदूषण का नतीजा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सुरक्षित सीमा से ये बहुत ज्यादा है। लैंसेट की ये स्टडी रिपोर्ट अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी शहर के डेटा विश्लेषण पर आधारित है। इससे पता चला कि PM 2.5 का लेवल छोटे कणों के जरिए फेफड़ों और खून की नसों में गहराई तक प्रवेश कर जाता है। लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 वायु प्रदूषण की वजह से रोजाना और सालाना मौतों का हिस्सा सबसे अधिक है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से सालाना लगभग 12,000 मौतें दर्ज होती हैं, जो राजधानी में होने वाली कुल मौतों का 11.5% है। लद्दाख में सीमा तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्री कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। नेपाल की राजनीति इस वक्त काफी उलटफेर के दौर से गुजर रही है। मौजूदा पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकार से KP शर्मा ओली की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही प्रचंड सरकार अल्पमत में आ गई है। ओली की पार्टी प्रचंड सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी। यह समर्थन नेपाल में नए बने गठबंधन का नतीजा है। शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और ओली की CPN-UML पार्टी ने नया गठबंधन बना लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। दोनों ही नेता शंघाई सहयोग संगठन के समिट में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में हैं। इस मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा कि मेरे निवेदन पर आप कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार हुए। हमने तेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया, आपने हमें तेल भेजा और हम उसके शुक्रगुजार हैं। हमारे रिश्ते ना तो भू राजनीतिक वजह से आगे बढ़ रहे हैं और ना ही इस पर किसी और देशों से हमारे रिश्तों का असर पड़ेगा। पाकिस्तान के आपके देश से पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।